पीटर थियल सिलिकॉन वैली के एक बहुत बड़े नाम, पेपैल के को-फाउंडर और फेसबुक के पहले बड़े इन्वेस्टर। वो जब भी किसी को नौकरी के लिए इंटरव्यू करते हैं तो एक सवाल पूछते हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर जिसका जवाब देना शायद सबसे मुश्किल है। सवाल है, ऐसे कौन सी जरूरी सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम स्कूल से लेकर अपनी पूरी जिंदगी यही सीखते हैं कि जो सब मान रहे हैं वही सही है। कन्वेंशनली सोचना आसान होता है, हाँ, भीड़ से अलग खड़े होना मुश्किल है। बिल्कुल। इसका जवाब देने का मतलब है कुछ ऐसा कहना जो शायद पॉपुलर ना हो। और यही सवाल हमें आज की हमारी बातचीत के केंद्र में लाता है, जो थियल की किताब 0 to 1 पर आधारित है। हाँ। किताब का कोर आइडिया है भविष्य का निर्माण कैसे करें। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन थियल इसे 2 बहुत ही सिंपल आइडियाज में तोड़ते हैं। हाँ, और भविष्य बनाने के लिए थियल 2 तरह की प्रगति के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। पहली है हॉरिजॉन्टल या एक्सटेंसिव प्रोग्रेस, मतलब जो चीजें पहले से काम कर रही हैं उन्हीं की नकल करना। हाँ बिल्कुल, यानी 1 से n तक जाना। ग्लोबलाइजेशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चीन का पूरा इकोनॉमिक मॉडल इसी पर तो बना है। जो कुछ भी विकसित दुनिया में काम कर चुका है उसे कॉपी करो और बड़े पैमाने पर लागू कर दो। और दूसरी है वर्टिकल या इंटेंसिव प्रोग्रेस, यानी कुछ बिल्कुल नया करना। 0 से 1 तक जाना। हाँ, 0 से 1। और इसका दूसरा नाम है टेक्नोलॉजी। जैसे अगर आपके पास एक टाइपराइटर है और आप उसकी 100 कॉपी बना देते हैं तो वो है 1 to n, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस। लेकिन अगर आप उस टाइपराइटर से एक वर्ड प्रोसेसर बना देते हैं तो वो 0 to 1 है, वर्टिकल प्रोग्रेस। प्रिसाइजली। और थियल का तर्क है कि यही वर्टिकल प्रोग्रेस दुनिया को सच में आगे बढ़ाती है। बिल्कुल। ग्लोबलाइजेशन से दुनिया जुड़ती है, लेकिन असली बदलाव तो नई तकनीक से ही आता है। तो आज हमारा मिशन है भविष्य बनाने के लिए थियल के इन अनकन्वेंशनल आइडियाज को समझना। अच्छा। और उनका सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला विचार व्यापार की दुनिया के एक फंडामेंटल रूल पर हमला करता है। अच्छा। हम सबको बिजनेस स्कूल से लेकर शार्क टैंक तक एक ही बात सिखाई जाती है, कंपटीशन अच्छा है। हाँ, इसे इनोवेशन होता है, कस्टमर को फायदा होता है। बिल्कुल, ये तो जैसे पत्थर की लकीर है। और फिर पीटर थियल आते हैं और इस पूरी सोच को सिरे से खारिज कर देते हैं। उनका कहना है कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। ये सुनने में ही इतना गलत लगता है ना। लगता है, पर जब आप उनके तर्क को देखते हैं तो दिमाग हिल जाता है। मेरा तो हिल गया था। वो कहते हैं कि असल में पूंजीवाद और प्रतिस्पर्धा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। हाँ, पूंजीवाद का मतलब है पूंजी जमा करना, यानी प्रॉफिट्स कमाना। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन वाले बाजार में तो सारा मुनाफा खत्म हो जाता है। ये कैसे होता है? देखिए, यहाँ परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली यानी एकाधिकार के बीच का अंतर समझना जरूरी है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहां सभी कंपनियां एक जैसा प्रोडक्ट बेचती हैं। किसी के पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं होती। उन्हें बस बाजार द्वारा तय की गई कीमत पर बेचना पड़ता है। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिकी एयरलाइन इंडस्ट्री। 2012 में वो हर साल अरबों डॉलर की वैल्यू क्रिएट कर रही थी, लेकिन हर यात्री पर औसतन सिर्फ 37 सेंट का मुनाफा कमा रही थी। सिर्फ 37 सेंट? हाँ। मतलब हजारों की टिकट पर सिर्फ कुछ रुपए का मुनाफा। ये तो कमाल है। अब इसकी तुलना गूगल से करें, जो एक क्रिएटिव मोनोपोली है। 2012 में ही गूगल ने एयरलाइन से बहुत कम वैल्यू बनाई, लेकिन उसने अपने रेवेन्यू का 21% मुनाफे के रूप में रखा, जो पूरी अमेरिकी एयरलाइन इंडस्ट्री के मुनाफे के मार्जिन से 100 गुना से भी ज्यादा था। 100 गुना? हाँ। गूगल इतना पैसा इसलिए कमाता है क्योंकि सर्च में उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो एक मोनोपोली है। तो यहीं पे टॉल्स्टॉय की वो मशहूर लाइन एक नए रूप में सामने आती है। थियल लिखते हैं, सभी सफल कंपनियां अलग होती हैं, हर कोई एक अनोखी समस्या को हल करके एक अधिकार बनाता है। और सभी असफल कंपनियां एक जैसी होती हैं, वे प्रतिस्पर्धा से बचने में असफल रहीं। मतलब अगर आप बस थोड़ा बेहतर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप हारने वाले हैं। और यहाँ एक दिलचस्प साइकोलॉजिकल गेम भी है। मोनोपोली वाली कंपनियां कभी मानती नहीं कि वो मोनोपोली हैं, ताकि उन पर सरकारी जांच ना हो। गूगल कभी नहीं कहेगा कि वो सर्च इंजन की मोनोपोली है। वो कहेगा कि हम तो एक मल्टीफेसेडेड टेक्नोलॉजी कंपनी है जो एडवर्टाइजिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और मोबाइल फोन के मार्केट में भी है। अच्छा, ये दिखाने के लिए कि वो कितने बड़े और प्रतिस्पर्धी बाजार का एक छोटा सा हिस्सा है। एग्जैक्टली। और जो कंपनियां परफेक्ट कंपटीशन में फंसी हैं, वो ठीक इसका उल्टा करती हैं।
वो अपने बाजार को बहुत छोटा दिखाकर ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि वो यूनिक है। हाँ, जैसे कोई कहे कि वो पालो ऑल्टो में इकलौता ब्रिटिश रेस्टोरेंट है, ये भूल कर के असली बाजार तो पूरे शहर के रेस्टोरेंट्स का है, जहां उसे सबसे कम्पीट करना है। तो असली सबक ये है, अगर आप एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जो लंबे समय तक चले और वैल्यू क्रिएट करे, तो कंपटीशन में मत उलझो। कुछ ऐसा बनाओ जो दूसरों से 10 गुना बेहतर हो। लक्ष्य प्रतिस्पर्धा नहीं, एकाधिकार होना चाहिए। लेकिन एक मिनट, क्या मोनोपोली से कस्टमर का नुकसान नहीं होता? अगर कोई कंपटीशन ही नहीं होगा तो गूगल या कोई भी कंपनी अपनी मनमानी कीमतें नहीं वसूलेगी। थील इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, और थील कहते हैं कि हमें 2 तरह की मोनोपोली में फर्क करना होगा। एक वो जो गैर कानूनी तरीके से बनती है और ग्राहकों का शोषण करती है, और दूसरी है क्रिएटिव मोनोपोली, जो कुछ इतना नया और बेहतर बनाती है कि उसके जैसा कोई और होता ही नहीं। अच्छा। गूगल ने हमें ऐसा सर्च इंजन दिया जो पहले किसी के पास नहीं था। फेसबुक ने हमें एक ऐसा सोशल नेटवर्क दिया। ये कंपनियां मोनोपोली इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने दुनिया को कुछ नया दिया है, और यही मुनाफा उन्हें और भी बेहतर चीजें बनाने के लिए इनोवेट करने की आजादी देता है। ये सोचने वाली बात है। तो अगर मोनोपोली बनाना इतना जरूरी है तो हर कोई इसके पीछे क्यों नहीं भागता? सब कंपटीशन में क्यों उलझे हुए हैं? इसका जवाब शायद इतिहास में छिपा है। थील के बहुत से विचार 90 के दशक के अंत में हुए .com बबल के अनुभव से बने हैं। हाँ, उस दौर को समझना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ उम्मीदों का दौर नहीं था। 90 के दशक के अंत में पूरी दुनिया में आर्थिक संकट थे। एशियाई वित्तीय संकट, रूस का रूबल संकट। ऐसा लग रहा था कि पुरानी अर्थव्यवस्था ढह रही है और इंटरनेट की नई अर्थव्यवस्था ही एकमात्र उम्मीद है। और वो जो जुनून था उसकी कोई सीमा नहीं थी। लोग अच्छी खासी नौकरियां छोड़कर ऐसे स्टार्टअप शुरू कर रहे थे जिनका कोई बिजनेस मॉडल नहीं था, बस एक .com नाम ही काफी था। बिल्कुल, हर कोई मान रहा था कि ये पागलपन है, लेकिन संगीत बज रहा था तो नाचना तो था ही। पेपैल खुद इस उन्माद का हिस्सा था। उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या थी? कस्टमर्स को साइन अप करने के लिए $10 और दोस्तों को रेफर करने के लिए और $10 देना। ये तो पूरी तरह अनसस्टेनेबल था। हाँ, वो हर नए कस्टमर पर पैसे गंवा रहे थे, लेकिन इसने उन्हें वो शुरुआती मोमेंटम दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। और फिर मार्च 2000 में वो बबल फट गया, नैस्डैक क्रैश हो गया, और उस मलबे से स्टार्टअप दुनिया के लिए 4 ऐसे सबक निकले जिन्हें आज भी लोग बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं। थील इन्हें डॉगमास या पक्के नियम कहते हैं। पहला नियम इंक्रीमेंटल, यानी छोटे छोटे कदम उठाओ। क्योंकि बड़े विजन ने ही तो बबल फुलाया था, इसलिए बड़े सपने देखना खतरनाक है। दूसरा लीन यानी लचीले रहो, जिसका असल मतलब था बिना किसी योजना के काम करो, बस चीजें ट्राई करो और देखो क्या काम करता है। पिवटिंग एक बज़वर्ड बन गया था। तीसरा, प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करो। नया बाजार बनाने की कोशिश मत करो, जो पहले से मौजूद है उसी में थोड़ा सा सुधार करो। और चौथा और सबसे बड़ा, सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान दो, बिक्री पर नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो खुद बिकेगा। बिल्ड इट एंड दे विल कम वाली सोच। पर यहां से मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। थील का तर्क है कि ये सारे सबक असल में गलत हैं। ये डर से पैदा हुए रिएक्शंस थे। उनके विपरीत सिद्धांत कुछ ऐसे हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला, मामूली होने से बेहतर है कि आप साहसी होने का जोखिम उठाएं। दूसरा, कोई योजना न होने से बेहतर एक बुरी योजना है। तीसरा, प्रतिस्पर्धी बाजार मुनाफे को खत्म कर देते हैं, इसलिए उनसे बचो। और चौथा, बिक्री भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उत्पाद। एक बेहतरीन प्रोडक्ट भी खुद ब खुद नहीं बिकता। तो वो कह रहे हैं कि एक क्रैश ने पूरी इंडस्ट्री को गलत रास्ते पर डाल दिया, कि सब लोग डर के मारे छोटे छोटे सुरक्षित दांव खेलने लगे और 0 से 1 वाली सोच ही खत्म हो गई। बिल्कुल। .com क्रैश के बाद की दुनिया ने भविष्य को एक अनिश्चित चीज के रूप में देखना शुरू कर दिया। जो कोई भी बड़ी योजनाओं की बात करता उसे नासमझ मान लिया जाता। सबसे जरूरी सबक ये था, भीड़ का विरोध करने के बजाय खुद के लिए सोचो और पिछली गलतियों से बनी धारणाओं पर सवाल उठाओ। ये तो सोचने वाली बात है कि एक क्रैश हमारी पूरी सोच को कैसे बदल सकता है। इसका मतलब भविष्य बनाना सिर्फ पैसे या टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता पर भी निर्भर करता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और ये हमें सीधे भविष्य के बारे में हमारी मानसिकता पर ले आता है। थील भविष्य को देखने के 4 नजरिए बताते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 2 पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आज की दुनिया को परिभाषित करते हैं: निश्चित आशावाद डेफिनेट ऑप्टिमिज्म और अनिश्चित आशावाद इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म। ओके, ये सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है, इसे आसान करते हैं। निश्चित आशावाद क्या है? निश्चित आशावाद का मतलब है
कि ये विश्वास कि भविष्य बेहतर होगा अगर हम उसे बनाने के लिए योजना बनाएं और उस पर काम करें। ठीक है। ये 17वीं सदी से लेकर 1960 के दशक तक पश्चिमी दुनिया की सोच थी, जैसे कि गोल्डन गेट ब्रिज, अपोलो कार्यक्रम, इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम। ये सब बड़े साहसी और निश्चित प्लान थे। बिल्कुल। लोग भविष्य के बारे में बड़े सपने देखते थे और उन्हें पूरा करने के लिए ठोस योजनाएं बनाते थे। और फिर आता है अनिश्चित आशावाद, जो 1980 के दशक से अमेरिका और बाकी दुनिया पर हावी है। हाँ, ये उम्मीद कि भविष्य बेहतर तो होगा, लेकिन कैसे होगा ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल। इसलिए लोग ठोस योजनाएं बनाने के बजाय अपने विकल्प खुले रखते हैं। आज के ब्रिलियंट युवा अपने रिज्यूमे को हर तरह की गतिविधियों से भर देते हैं ताकि वे किसी भी चीज के लिए तैयार रहें, बिना ये जाने कि वो कोई भी चीज है क्या। हाँ, ये तो मैंने देखा है। हर टॉपर को कंसल्टेंट या इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, क्योंकि ये एक तरह से सबसे सुरक्षित रास्ता है। एग्जैक्टली, जो आपको कोई भी दरवाजा बंद नहीं करने देता। और ये अनिश्चित मानसिकता ही वास्तविक प्रगति को रोकती है। ये सभी करियर मौजूदा चीजों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, कुछ नया नहीं बनाते। हाँ, एक बैंकर कंपनियों को मर्ज करता है, एक वकील उनके झगड़े सुलझाता है। पर कोई भी कुछ नया नहीं बना रहा है। अगर आपके पास कोई बड़ी योजना नहीं है तो आप बस छोटे छोटे सुधार करते रह जाएंगे। आप कभी भी 0 से 1 तक नहीं पहुंच सकते। तो अगर हमें कुछ बड़ा और नया बनाना है, कुछ 0 to 1 जैसा, तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? थील का जवाब है रहस्यों से। और ये इस किताब का शायद सबसे गहरा आइडिया है। हाँ, ये एक गहरा विचार है। क्या दुनिया में अब भी खोजने के लिए रहस्य बाकी हैं? थील का मानना है कि हाँ, बिल्कुल हैं। लेकिन हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कोई रहस्य बचा ही नहीं है। हम मान लेते हैं कि अगर कुछ खोजने लायक होता तो कोई हमसे ज्यादा होशियार इंसान उसे पहले ही खोज चुका होता। बिल्कुल। ऐसा क्यों है? थील से पीछे 4 सामाजिक प्रवृत्तियों की बात करते हैं। पहला है इंक्रीमेंटलिज्म। हमें स्कूल से ही छोटे छोटे सेफ कदम उठाने की आदत डाली जाती है। दूसरा, रिस्क अवर्जन। जैसा कि आपने कहा, लोग गलत होने से डरते हैं। एक रहस्य खोजना एक अकेला सफर हो सकता है। सही बात है। तीसरा है कॉम्प्लेसेंसी। जो लोग समाज में सफल हैं, वे मौजूदा सिस्टम से खुश हैं, वो उसे क्यों बदलेंगे? और चौथा, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगता है, वो है फ्लैटनेस का विचार। यह विश्वास की दुनिया इतनी जुड़ चुकी है, इंटरनेट ने सबको इतना कनेक्ट कर दिया है कि अगर कोई बड़ा रहस्य होता तो कोई और उसे पहले ही खोज चुका होता। और ये सोच हमें कोशिश करने से ही रोक देती है। थील 2 तरह के रहस्यों की बात करते हैं। एक, प्रकृति के रहस्य, जिन्हें विज्ञान खोजता है, जैसे कि उम्र बढ़ने का इलाज कैसे करें। और दूसरे हैं लोगों के बारे में रहस्य, वो चीजें जो लोग अपने बारे में नहीं जानते या छिपाते हैं। एयरबीएनबी और उबर इसके बेहतरीन उदाहरण है। ये कंपनियां उन रहस्यों पर बनी हैं जो सबके सामने छिपे थे। सही। एयरबीएनबी ने ये रहस्य उजागर किया कि लाखों लोग अजनबियों को अपने घर में रहने देने के लिए तैयार हैं। और उबर ने दिखाया कि शहर में हजारों लोग अपनी कारों में अतिरिक्त समय और जगह के साथ घूम रहे हैं, जो एक विशाल अनटैप्ड टैक्सी नेटवर्क बन सकता है। भारत में भी ज़ोमैटो या स्विगी को देख सकते हैं। बिल्कुल। उन्होंने उस छिपे हुए रहस्य को उजागर किया कि करोड़ों भारतीय रेस्टोरेंट का खाना घर पर मंगाने के लिए एक प्रीमियम देने को तैयार हैं, अगर उन्हें सुविधा और विकल्प मिले। 10 साल पहले ये इतना ऑब्वियस नहीं था। और यही सार है। हर महान व्यवसाय एक रहस्य के इर्द गिर्द बनाया गया है, एक ऐसी महत्वपूर्ण सच्चाई जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। थील कहते हैं कि एक महान कंपनी दुनिया को बदलने की एक साजिश की तरह है। जब आप अपना रहस्य किसी के साथ साझा करते हैं तो वो आपका सह साजिशकर्ता बन जाता है। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें तो एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है। पहला, प्रतिस्पर्धा से बचें और एक रचनात्मक एकाधिकार का लक्ष्य रखें, जो दुनिया में कुछ नया और यूनिक लाए। दूसरा, पिछली असफलताओं से सीखे गए परंपरागत ज्ञान पर सवाल उठाएं। सिर्फ इसलिए कि .com बबल फटा, इसका मतलब ये नहीं है कि साहस और बड़ी योजनाएं हमेशा गलत होती हैं। खुद के लिए सोचें। तीसरा, भविष्य के बारे में एक निश्चित और आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं। ये मानकर न चलें कि चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। एक योजना बनाएं और उसे साकार करने के लिए काम करें। और अंत में ये विश्वास करें कि दुनिया में अभी भी रहस्य हैं जिन्हें खोजना बाकी है। उन जगहों पर देखें जहां कोई और नहीं देख रहा है, क्योंकि सबसे अच्छे अवसर वहीं छिपे होते हैं। उस सच्चाई में जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। और यही उस पहले सवाल पर वापस आता है। ऐसी कौन सी जरूरी सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं? एक महान कंपनी,
उस सवाल का जवाब है। और इसी विचार के साथ हम श्रोता के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ना चाहेंगे। आज की दुनिया में, चाहे वो तकनीक हो, समाज हो या किसी के अपने जीवन में हो, ऐसा कौन सा छिपा हुआ रहस्य है जिसे कोई और नहीं देख रहा है और जिसे उजागर करने की क्षमता शायद सिर्फ आप में हो सकती है?